Hello guys, welcome to my channel. I already explained cell the building block of life in first two lecture. It is the complete 20-minute revision lecture explained by anime and cartoons. So let's start the lecture. But if lecture is helpful for you, then please like the video and subscribe the channel. So let's start the video. तो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम इसमें क्या क्या टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है वो कैसी दिखती है, और जो ऑर्गेनेलीज का डिस्कवरी है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे वर्क करते हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। हम ह्यूमंस किस तरह से वर्क करते हैं, हमारे अंदर सबसे छोटी चीज़ क्या है जो हमको एक्टिविटी ये करने देती है, पेड़ किससे बना होता है, और ये एनिमल्स डॉग के किससे बने होते हैं, आज इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीइंग द इनविजिबल यानी डिस्कवरी एंड सेल थ्योरी। हम आपको बता दें कि जो सेल है उसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। तो हम कह सकते हैं कि द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क से एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी। डेड सेल और कॉर्क क्या होता है, हमने पहले भी डिटेल लेक्चर में ये पढ़ा कि जो डेड सेल है, डेड सेल मतलब एक रिजिड कवरिंग यानी सेल वॉल। उन्होंने सेल वॉल में जो है कॉर्क स्लाइस, यहाँ पे एक सेल वॉल के लिए आया है, तो उन्होंने सेल वॉल में जो है पहली सेल की डिस्कवरी की थी। और वो कैसा दिखता है, उन्होंने बताया कि जैसे हनी कॉम्ब होता है, वो हनी कॉम्ब की तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर में होते हैं। उसके बाद स्वीडन और स्वान, जो स्वीडन थे ये बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट, और जो स्वान थे ये जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने बताया स्वीडन ने 1838 में कि जो सभी प्लांट हैं वो सेल से बने होते हैं, और स्वान ने बताया 1839 में कि जो सभी एनिमल हैं वो सेल से बने होते हैं। जो स्वीडन थे उन्होंने सेम डिस्कवरी की थी प्लांट पे, बताया कि सेल से बने होते हैं प्लांट, और स्वीडन जो जूलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया कि एनिमल्स जो हैं वो सेल से बने होते हैं। और एक और यहाँ पे नाम है रुडोल्फ विर्चो का, और ये नीट के क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है कि हु एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को कौन एक्सपेंड किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सेल थ्योरी है वो रुडोल्फ विर्चो ने एक्सपेंड की थी, और कब किया था, 1855 में। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने बताया कि ओमनीज सेलुला ई सेलुला, इसका मीनिंग है कि जो न्यू सेल है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया होता है, सेल की डिस्कवरी से आया होता है। ये जैसे यहाँ पे अगर दो सेल है, इनका ये न्यूक्लियस है, तो ये बाद में फिर एक सेल में डिवाइड होंगे और फिर एक सेल में डिवाइड होंगे, ऐसे फिर ये दो सेल में डिवाइड होंगे और फिर ये दो सेल में डिवाइड होंगे, ऐसे करते करते ही पूरा प्रोसेस चला होता है। और फिर रिसर्च जैसे जैसे आगे बढ़ी, फिर हमको सेल के बारे में और पता चलता गया। फिर हमको पता चला कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक जिसके अंदर वन सेल होता है, और एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं। और यहाँ पे हम वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, वायरस को छोड़ के बाकी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बना होता है। वायरस एक एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक सेल है, जो सिंगुलर सेल है, एक सेल है, सिंगल सेल है, वो हमेशा एक ही सेल के द्वारा वहाँ पे ईटिंग भी होती है, वो हमेशा मूव वही करता है और डिवाइड भी वही करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा और बैक्टीरिया, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल पाया जाता है, और वही सिंगल सेल सब कुछ करता है उनके बॉडी में।
और हम बात करें दूसरे सेल की, तो वहाँ पे ये बताया गया है जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं उनके अंदर। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन, ट्रीज, एनिमल, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और इनके अंदर ये हमेशा डिवीजन ऑफ लेबर दिखाते हैं। ये बताते हैं कि हमारे अंदर जो वर्क है ये सब में बटा हुआ है। एक पर्टिकुलर शेप जो है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे पूरा ये नर्व सेल है, ये नर्व सेल हमेशा जो है एक लॉन्ग सेल है और ये सिर्फ सिग्नल को ही सेंड करता है, ये पूरा नर्व सेल होता है और ये एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करता है। हमारे बॉडी में जो डिफरेंट सेल है वो हमेशा डिफरेंट फंक्शन को ही परफॉर्म करेंगे। और आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड सेल, वो कुछ ऐसे दिखते हैं सर्कल के शेप में। रेड ब्लड सेल्स राउंड एंड फ्लैट थ्रू स्क्वीज थ्रू टीनी वेसल्स, ये जो हमारे नसों के अंदर चल रही होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं बार बार और एक्सपेंड करती हैं, ये एक फ्लैट होती है, राउंड और फ्लैट होती हैं। तो इससे ही हमको पता चलता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट सेल के शेप हैं वो डिफरेंट फंक्शन को ही परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में जो ये प्रो का मीनिंग है ये है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव एक ये सेल है, ये लगभग 1 to 10 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है और इसके अंदर जो है ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे इसका जो डीएनए है ये न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियर रीजन के अंदर की जो सेंट्रल पार्ट है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है और इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डीएनए मटेरियल ही ऐसे ऐसे फ्लोट कर रहा है फ्रीली। और अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, और इसकी यूकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है ये 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, ये साइज में बड़ा होता है और इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ये मेम्ब्रेन के थ्रू एक पतली सी लेयर होती है, पन्नी टाइप की, झिल्ली टाइप की, पॉलीथीन जैसी लेयर होती है जो इसके मेम्ब्रेन को पैक करके रखती है आउटर वर्ल्ड से। और इसके अंदर स्पेशल ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड यानी फैट्स होता है। एक लिपिड जो है एक टाइप का फैट है और प्रोटीन से बना होता है। ए थिन फ्लेक्सिबल आउटर बाउंड्री ऑफ सेल 7 to 10 नैनोमीटर थिक, ये बहुत ही पतला होता है। और ये जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू ये बताया गया है। 2 साइंटिस्ट थे, सिंगर और निकोलसन। एक साइंटिस्ट थे सिंगर और एक थे निकोलसन। ये दोनों साइंटिस्ट के थ्रू इसको बताया गया था, इस मॉडल को। और उन्होंने बताया था कि एक फॉस्फोलिपिड होता है कुछ इस तरीके से, जो फॉस्फोलिपिड होता है वो एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड जो है वो वाटर लविंग है और टेल जो है वो वाटर हीटिंग है। तो ये हमेशा बाहर की तरफ पार्ट होता है, यही हमेशा आउटर वर्ल्ड के कांटेक्ट में रहता है। और ये जो है पैक होता है, ये वाटर को हीट करता है। और उन्होंने बताया कि इसके अंदर एक प्रोटीन ऐसे ऐसे बीच में लगा होता है, प्रोटीन्स। और फिर हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, देखिए डिफ्यूजन जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, बिना कोई सिलेक्टिवली परमिएबल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू
होता है। और जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन ही है, जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिखा है कि जो हमेशा एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? अगर सेल के बाहर ज़्यादा पानी है और सेल के अंदर कम पानी है तो सेल जो है वो फूल जाएगा। यहाँ पे जो है सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। और अगर सेल के बाहर जितना पानी है और उतना ही अंदर है तो वहाँ पे नो चेंज होगा, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और अगर सेल के बाहर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन रखा गया है, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन कुछ रखा गया है, तो यानी वहाँ पे सल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है, तो इसीलिए वाटर जो है वो जो है श्रिंक कर जाएगा। सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट के सेल, फंगी और बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ये जो है एनिमल के अंदर एब्सेंट होता है। और इनके पास एक रिजिड कवरिंग होती है और एक्स्ट्रा लेयर होता है आउटसाइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड। और जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना होता है। ये जो है प्लांट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और उनको अपराइट और प्रिवेंट फ्रॉम बस्टिंग मदद करता है। और उनके अंदर जो अंदर का मटेरियल है वो बेहद ही सॉफ्ट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का मटेरियल, बाहर का मटेरियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। और ये जो है ये डेड सेल होता है, ये डेड होता है। और हेड क्वार्टर या जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल। यही क्योंकि जो है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये जो है सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसके अंदर एक जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। जो सेल डिवीज़न के जब होता है तो उसके अंदर ये फॉर्म होता है। और जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है। और ये डीएनए जो है, ये सबका डीएनए डिफरेंट होता है। ये डीएनए लगभग थोड़ा थोड़ा ये पेरेंट और डॉटर सेल से मैच करता है। और उन्हीं डीएनए के अंदर जीन्स पाया जाता है। जीन्स यानी फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जो डीएनए के अंदर जो फंक्शनल पार्ट होता है, जो वर्किंग पार्ट होता है, वही जीन्स कहलाता है। और अब बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। द जेली लाइक फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड होता है इसके अंदर सेल के, जहाँ पे केमिकल्स के जो प्रोसेस होते हैं, रिएक्शन होते हैं, वहाँ पे पार्ट लेते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये मैसिव नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का जो न्यूक्लियस से कनेक्ट होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम में ही आप देखेंगे तो यहाँ डॉट 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 ऐसे करके राइबोसोम अटैच होता है। ये रफ बना देता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं, यहाँ पे कोई आप देख सकते हैं राइबोसोम, यहाँ पे कुछ नहीं है। और पैकेजिंग यानी वेस्ट डिस्पोजल अब हम पढ़ेंगे, यानी गोल्गी एपर्चर और लाइसोसोम। ये जो है इसको कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, गोल्गी को। और इसका काम क्या है? ये जो भी प्रोटीन लिपिड्स तैयार हो गए हैं उनको ये स्टोर करके रखता है और उनको सही जगह पे सेंड करता है। इसीलिए हम इनको शिपिंग कार्ट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम जो है इसको क्लीनिंग बॉडी कहा जाता है।
सुसाइड भी कहा जाता है। ये सुसाइड बैग है जिसका मेम्ब्रेन है वो हमेशा डाइजेस्टिव इंजाइम से भरा होता है, और ये जो भी वेस्ट है और बैक्टीरिया हैं जो यूज़फुल हैं, जो सेल के लिए अगर इंटर कर गए हैं सेल में, तो वो उनको जो है लेके बस्ट कर जाता है और वो ये खुद ही फट जाते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये पावर हाउस ऑफ सेल भी है और इसका फंक्शन क्या है, ये सेलुलर रिस्पायरेशन को परफॉर्म करता है और ये जो है एनर्जी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो सेल की कैश करेंसी भी कही जाती है। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब स्ट्रक्चर बात करते हैं और इसका स्ट्रक्चर बेहद ही सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर खुद का इसका गोल्गी पाया जाता है। खुद के इसके आप देख सकते हैं, इसके अंदर खुद के ऑर्गेनेलीज होते हैं, इसका खुद का डीएनए होता है। यहाँ पे इसके ऐसे ऐसे कुछ डीएनए इसके मटेरियल प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स क्या होते हैं। पहले हम प्लास्टिड्स बात करते हैं। प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। प्लास्टिड्स ओनली इन प्लांट हैव दियर ओन डीएनए, इनका खुद का डीएनए होता है। और ये प्लास्टिड भी 3 टाइप्स के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यानी जिसको हम क्लोरोफिल बचपन से पढ़ते आते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल आप याद कर लीजिएगा, जो ग्रीन कलर देता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल। और फिर होता है क्रोमोप्लास्ट, जो फ्रूट को आप देखते हैं, जो भी फ्रूट वेजिटेबल्स है, इनको जो कलर देते हैं उसी को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तभी इनसे इंसेक्ट्स जो है अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशंस में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली कलरलेस होते हैं, इनके अंदर कोई भी कलर नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं वैक्यूल्स का। इसको स्टोरेज रूम कहा जाता है। ये जो इसके नेम है सब आप इसको लर्न कर लीजिएगा। एनिमल्स के अंदर ये सिर्फ टेम्प्रोरी होता है और बहुत ही छोटा होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर ये 50 to 90% उसका वॉल्यूम जो है कैप्चर करके रखते हैं। और अब बात करते हैं राइबोसोम और फैक्ट्री डिटेक्टरी की, मतलब राइबोसोम के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में। जो ये राइबोसोम है ये क्या करता है कि ये प्रोटीन फैक्ट्री जिसको हम कह सकते हैं, सेल के लिए ये प्रोटीन को बनाता है। इसके अंदर छोटी छोटी यहाँ पे आप देख सकते हैं सब यूनिट्स लगे होते हैं। ये कुछ इसके जो सब यूनिट्स हैं, यहाँ पे इसके कुछ यूनिट्स लगे होते हैं और ये इसके लार्ज सब यूनिट्स हैं, ये वाला पार्ट। और फिर हम बात करें, ये जो होते हैं ये जेनेटिक कोड को रखते हैं। ये कोड को स्टोर mRNA ये इसको स्टोर करके रखते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, या हम कोड कह सकते हैं। और ये जो होता है ये प्रोटीन चैन का काम करता है। ये प्रोटीन यही है चैन, जो चैन बनाती है। अब हम कुछ की पॉइंट्स को एक समराइज करके पढ़ लेते हैं। ये न्यूक्लियस जो होता है इसको आप कह सकते हैं सेल का हेडक्वार्टर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट होता है, मतलब एनर्जी जनरेट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मैन्युफैक्चरिंग लाइन होती है। गोल्गी एपार्चस जो होता है ये पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर होता है सेल का। लाइसोसोम ये वेस्ट को डिस्पोज करता है और सुसाइड बैग कहा जाता है।
क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसको सोलर पैनल कहा जाता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल को रेडी करता है। अब एक एनिमल सेल की बात कर लेते हैं हम। इसके न्यूक्लियस जो है हमेशा सेंटर में होता है। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाउंड्री है यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे जो बिखरी होती है साइटोप्लाज्म में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब माइटोकॉन्ड्रिया ही है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके अंदर कोई भी क्रोमोसोम क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। और जो हम बात करते हैं द प्लांट सेल की, प्लांट सेल जो है इसके अंदर न्यूक्लियस हमेशा टाइम टू टाइम शिफ्ट होते रहते हैं और इनके अंदर बहुत ही बड़ा एक मैसिव वैक्यूल्स पाया जाता है जो पानी को होल्ड करके रखता है और जो न्यूक्लियस है उसको हमेशा बगल में मतलब पुश करके रखता है। और एक इसके अंदर ग्रीन क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो सनलाइट को कैप्चर करता है और क्लोरोफिल को बनाता है। और इसके अंदर सेल वॉल पाया जाता है जो रिजिड होता है, फिक्स होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। अब हम बात करते हैं कैचअप की समरी की जो अभी हमने पढ़ा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। जो सेल वॉल होता है ये जो है प्लांट सेल इनके अंदर प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और वैक्यूल्स जो होते हैं वैक्यूल्स एक होता है और प्लांट सेल में और एक सेंट्रल पार्ट होता है और वहीं पे इसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं ऐसे और जो चारों तरफ ऐसे ऐसे बिखरे रहते हैं। और इनका जो शेप होता है वो फिक्स रेक्टेंगुलर शेप में होता है। और ये जो इनका एनिमल सेल का शेप है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट भी किया गया था ऊपर के पोर्शन में। और न्यूक्लियस का पोजीशन हम बात करते हैं और जो वैक्यूल्स है वो इसको पुश करके रखते हैं साइड में और यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है। अब सेल कैसे डिवाइड करते हैं हमने अभी ऊपर पढ़ा कि रुडोल्फ विर्चू ने बताया था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मीनिंग है न्यू सेल ओनली केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहाँ पे मिटोसिस होता है जो ग्रोथ और रिपेयर के दौरान होता है। वहाँ पे एक ही सेल से दो डिफरेंट सेल बन जाते हैं। एक पेरेंट सेल स्प्लिट इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर। और ये जब है ग्रोथ के मतलब आप कोई भी रिपेयर हो रहा है बॉडी में, स्किन जैसे फट गए हैं या ऐसा कुछ हो चुका है, कट लग गया, वहाँ पे ये मिटोसिस के थ्रू दूसरा स्किन आता है। और वहाँ पे जो मियोसिस है ये रिप्रोडक्शन के दौरान हेल्प करता है, जहाँ पे यहाँ पे आधा आधा डीएनए जो है इसके अंदर आ जाता है, आधा डीएनए यहाँ पे टूट के आ जाता है। और यहाँ पे ये 4 जो है गैमेट्स को बनाता है, सेल्स को बनाता है जो हाफ हाफ क्रोमोसोम को रखते हैं। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी हिडन जेम्स और एज केसेस के, मतलब हिडन जो चीज़ें हैं एनसीईआरटी की जो जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो आरबीसी के बारे में। रेड ब्लड सेल जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर स्प्लिट आउट दिए न्यूक्लियस, वो अपने न्यूक्लियस को स्प्लिट कर देते हैं। मेक मोर रूम फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, हटा देते हैं, चेंज करते हैं पोजीशन ताकि वो और भी ऑक्सीजन को कंटेन करके रखें। अब है टोटीपोटेंसी की बात। अ सिंगल प्लांट सेल कैन बी ग्रोन इनटू होल न्यू कंप्लीट प्लांट सेल इन लैब डिस्कवर्ड बाई हर्बर लैंडेड। मतलब एक जो सिंगल प्लांट सेल है उसको आप पूरे प्लांट में ग्रो कर सकते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर लैब में जो मिल जाती हैं आपको। अब हम बात करते हैं नॉर्मल सेल और कैंसर सेल की। नॉर्मल सेल स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन दे टच ईच अदर। जब नॉर्मल सेल है ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर देती हैं, रोक देती हैं। वहीं पे जो कैंसर सेल है इस बार एनसीईआरटी में आया है, ये
कंट्रोल्स को ख़त्म कर देती हैं और ट्यूमर को फॉर्म करती हैं, और वही ट्यूमर्स बाद में जो है कैंसर का रूप ले लेता है। यहाँ इस पार्ट में आप देख सकते हैं कैसे किस शेप में यहाँ पे जो ट्यूमर सेल है वो है। और अब हम बात करते हैं साइंटिस्ट जे कैरिग विंटर ने सक्सेसफुली बिल्ट सिंथेटिक बैक्टीरियल डीएनए। उन्होंने बैक्टीरिया का डीएनए जो है बिल्ड किया था, मतलब डिस्कवर किया था ऑन ए कंप्यूटर में। कॉमन ट्रैप्स, मतलब आपको एक ट्रैप और फैक्ट इस पूरे चैप्टर का है कि अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लांट के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब आप अगर समझ सकते हैं प्लांट जो है सिर्फ सेल वॉल से नहीं बना होता है ये, बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बना होता है। अब से माइक्रोकॉन्ड्रिया मेक एनर्जी फ्रॉम नथिंग। ये किससे माइक्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाती है? दे रिलीज एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन सेलुलोज या फूड। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो लाइजोजोम डाइजेस्टिव या सुसाइड एंजाइम्स जिसको कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, राइजोम प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सेल वॉल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सेल को बस्ट करने से बचाता है। अब यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें अगर, तो ये माइंड मैप है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बाउंड्री होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सभी यूकैरियोटिक सेल में, और उनके अंदर सेल वॉल होता है। प्लांट के अंदर गोल्गी एपर्चर होता है जो लॉजिस्टिक में हेल्प करता है, लाइजोजोम होता है जो क्लीनिंग बाउंड्री होती है जिसको क्लीनिंग पार्ट भी कहा जाता है, और जो इसका हेडक्वार्टर होता है ये न्यूक्लियस होता है, डीएनए को कंटेन करता है क्रोमोसोम में। मैन्युफैक्चर जो फूड का, इससे मैन्युफैक्चर को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखता है। राइबोसोम होता है, इसमें एक एनर्जी और स्टोरेज के लिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही फैंटास्टिक कंटेंट एनिमी के थ्रू, ऐसे बेहतरीन स्लाइड के थ्रू आपको हमारे ही चैनल पे देखने को मिलेगा।